पिछले हफ्ते जेमिनाई से, चैट जीपीटी से या व्हाट्सएप पर मेटा एआई से आपने कितने सवाल पूछे? अपने सेहत के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपने बिजनेस आइडिया के बारे में और अपने सैलरी निगोशिएशन के बारे में। अब जरा सोचिए, वो हर सवाल, हर प्रॉम्प्ट, हर वो वॉइस नोट कहाँ गया? सदियों पहले हमने विदेशी व्यापारियों को अपने बंदरगाहों पर उतरने दिया था। सीसा, मसालों का सौदा, कुछ मुफ्त तोहफे और नतीजा हम सबको पता है। और आज हम एक फ्री चैटबॉट के बदले क्या दे रहे हैं? इसे कहते हैं डिजिटल कॉलोनियलिज्म। और अगले कुछ मिनटों में हम इसी की पड़ताल करेंगे। आंकड़े देखिए, 2026 में भारत गूगल के जेमिनाई के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता बाजार बन चुका है। भारत में जेमिनाई की ऐप डाउनलोड मार्केट शेयर लगभग 52% है, यानी चैट जीपीटी के करीब 32% से भी आगे। वजह सीधी है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा एंड्रॉयड मार्केट है और अब बहुत से नए फोनों में जेमिनाई पहले से इंस्टॉल आता है। यानी लाखों यूजर्स ने कभी चुना ही नहीं कि उनके फोन में एआई चैटबॉट चाहिए, वो अपने आप उनके फोन में आ गया। ग्लोबली जेमिनाई मई 2026 तक करीब 90 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स को पार कर चुका है। एक साल पहले यह सिर्फ 40 करोड़ था और भारत ब्राजील मिलकर 2025 में जेमिनाई के नए यूजर्स के करीब 5वां हिस्सा थे। अब सवाल यह है, यह सब मुफ्त क्यों है? इतिहास में कोई भी चीज जब मुफ्त या आसान लगती है तब वहाँ एक साइकोलॉजिकल हुक होता है। हमें घंटों के जवाब मिनटों में चाहिए, हमें सहूलियत चाहिए और कंपनियां यही सहूलियत बेचती हैं। पुराने जमाने में व्यापारी कंपनी भी यही करती थी, पहले सुविधा, पहले संबंध, पहले भरोसा और उसके बाद नियंत्रण। तो सवाल यह नहीं कि क्या यह मुफ्त है, सवाल यह है कि हम किस करेंसी में इसका कीमत चुका रहे हैं। अब समझिए यह काम कैसे करता है। गूगल का जेमिनाई, एंड्रॉयड, क्रोम, जीमेल, सर्च सब आपस में जुड़े हैं। मेटा का एआई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बैठा है। यानी वो ऐप्स जो भारत में करोड़ों लोग रोज यूज करते हैं, अक्सर अपनी पहली स्मार्टफोन एक्टिविटी के तौर पर। माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट विंडोज और एमएस ऑफिस में घुस चुका है। यह कोई अलग थलग चैटबॉट नहीं है, यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपके रोजमर्रा के जीवन में बना हुआ है। और हर बार जब आप कुछ टाइप करते हैं तो असल में होता क्या है? ज्यादातर बड़ी कंपनीज के प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपने कीप एक्टिविटी या मॉडल इंप्रूवमेंट जैसे सेटिंग्स को बंद नहीं कर रखा है तो आपकी बातचीत मॉडल ट्रेनिंग और कभी कभी इंसानी रिव्यू के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जेमिनाई की बातचीत डिफॉल्ट रूप से महीनों तक स्टोर रहती है। मेटा एआई से जुड़ी एक्टिविटी आपको बेटर एड, बेटर कंटेंट प्रेफरेंस दिखाने के लिए यूज होता है और इसका कोई ऑप्ट आउट भी नहीं है। मतलब आपका हर सवाल, हर झिझक, हर सर्च एक डेटा पॉइंट बन जाता है। अकेले में यह कुछ नहीं, लेकिन 90 करोड़ यूजर्स का करोड़ों प्रॉम्प्ट मिलाकर देखिए, यह बन जाता है एक देश का व्यवहार, भाषा, जरूरतों और सोच का डिटेल्ड मैप। ऐसा मैप जो शायद भारत सरकार के पास भी इतनी बारीकी से नहीं है। और यह इंटेलिजेंस कहाँ जमा होती है? उन कंपनियों को प्रोप्राइटरी सिस्टम में जिसका मुख्यालय भारत में नहीं, सिलिकॉन वैली में है। यही वो पावर इम्बैलेंस है जिसकी बात हम कर रहे हैं। एक तरफ है 1 अरब से ज्यादा यूजर्स वाला देश, दूसरी तरफ है मुट्ठी भर कंपनियां जिनके पास इस डेटा को समझने, इस्तेमाल करने और प्रॉफिट कमाने का ताकत है। डेटा कॉलोनियलिज्म कोई नया नवेला बजवर्ड नहीं है। यह टर्म रिसर्चर्स निक कल्ड्री और उलिसेस मैयास ने गढ़ा था। उनकी दलील सीधी है, जिस तरह पुराने कॉलोनियलिज्म में जमीन, संसाधन और मेहनत को मुफ्त कच्चा माल मानकर हथिया लिया था, उसी तरह आज की डेटा इकोनॉमी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे व्यवहार, हमारी भाषा को मुफ्त का कच्चा माल समझकर उठा ले जाती है। फर्क सिर्फ इतना है, आज हथियार बंदूकें नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस की पेज है। जब एक देश की सामूहिक इंटेलिजेंस यानी उनके लोगों की व्यवहार, उनके सोच की पैटर्न किसी और देश के प्राइवेट सर्वर पर बैठी हो तो सवाल उठता है, संप्रभुता किसकी है? और यह सिर्फ प्राइवेसी की बात नहीं है, असली खतरा है ब्लैक बॉक्स या डिसीजन मेकिंग का। जब लोन अप्रूवल, कंटेंट रिकमेंडेशन, न्यूज फीड या भविष्य में शायद पब्लिक सर्विसेज जैसे फैसले ऐसी एल्गोरिदम से चलने लगे जो किसी विदेशी कंपनी ने ज्यादातर पश्चिमी डेटा और पश्चिमी संदर्भ में ट्रेन किया हो, तो भारत के सामाजिक और आर्थिक ट्रेंड्स का आकार कोई और दे रहा होगा। एक ऐसा कोई और जिससे न सवाल पूछ सकते हैं, न जवाबदेही मांग सकते हैं। यही है डेटा नई जमीन है वाली बात। अब बस जमीन के लिए झंडे नहीं, सर्वर लगाए जाते हैं। अब सवाल यह है कि भारत का कानून इस रफ्तार से मुकाबला कर पा रहा है या नहीं। भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में पास हुआ, लेकिन इसके रूल्स नवंबर 2025 में जाकर फाइनल हुए और उनका पूरा लागू होना अभी 2026-27 तक फैला हुआ है। एआई को लेकर भारत में ज्यादातर वॉलेंट्री गाइडलाइंस हैं। नवंबर 2025 की एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस और दिसंबर 2025 में लोकसभा में पेश हुआ एक एआई एथिक्स बिल जो अभी पास नहीं हुआ। फरवरी 2026 में सिर्फ इतना हुआ कि एआई से बने कंटेंट पर लेबल लगाना मैंडेटरी हुआ है।
यह भारत का पहला एआई मैंडेटरी नियम है। मतलब भारत का मॉडल है, पहले इनोवेशन बाद में रेगुलेशन। अब इसकी तुलना कीजिए, यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट अगस्त 2026 में पूरी तरह लागू हो चुका है। इसमें हाई रिस्क एआई सिस्टम के लिए सख्त डेटा गवर्नेंस अनिवार्य है और नियम तोड़ने पर जुर्माना कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर पर 6 से 7% तक किया जा सकता है। चीन का मॉडल इससे भी सख्त है। साइबर सिक्योरिटी लॉ, डेटा सिक्योरिटी लॉ और पीआईपीएल जैसे बाइंडिंग कानूनों के तहत हर जेनरेटिव एआई सर्विस को सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है और डेटा लोकलाइजेशन अनिवार्य है। भारत इन दोनों के बीच में कहीं झूल रहा है, न पूरी तरह खुला अमेरिकी मॉडल न पूरी तरह बंद चीन मॉडल। यह डेटा प्राइवेसी से आगे की बात है, यह एक्सेस की परमानेंसी की बात है। चलिए अब दूसरा पहलू भी देखते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कॉलोनियलिज्म वर्ड यूज करना थोड़ा भारी है। असली कॉलोनियलिज्म में जबरदस्ती थी, हिंसा थी, सैनिक कब्जा था। यहाँ आप टर्म्स ऑफ सर्विस पर टैप करके सहमति देते हैं और चाहे तो किसी भी वक्त ऐप को डिलीट कर सकते हैं, ऑप्ट आउट कर सकते हैं। यह भी उतना ही सच है कि मुफ्त टूल्स की वजह से करोड़ों भारतीयों, खासकर छोटे शहरों और गाँव के लोगों को वो टेक्नोलॉजी मिल रही है जिसके बनने में अरबों डॉलर का खर्च और वर्षों का समय रिसर्च में लगता है। और भारत का डीपीडीपी कानून अब चरणबद्ध तरीके से लागू हो रहा है, जो यूजर्स को अपने डेटा को देखने, डिलीट कराने या ठीक कराने का कानूनी हक देता है। तो यह जिम्मेवारी आपकी भी बनती है, आप अपने डेटा का एक्सेस कितना देते हो। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।